पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे जैसे ही आए उसके बाद से टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता और सपोर्टरों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। हिंसा में लोगों के घर जलाए गए, लोगों को लूट लिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इसको लेकर अब बताऊं, देश की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अरुण मुखर्जी, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और उन्होंने मांग की है कि इस हिंसा के चलते लगभग 1 लाख लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल छोड़कर कुछ लोग असम में विस्थापित हुए हैं और वो एक राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। उनके पास ना कोई सुविधा है, ना इस कोरोना काल में दवाइयां हैं, ना उन्हें अपने परिवार पालने के लिए कोई राशन है। और ऐसे में उनको तत्काल मदद दी जाए, उनको राज्य सरकार की तरफ से दवाइयां, भोजन मुहैया कराया जाए। और इस याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस पूरे मामले की जांच कराए और इसके लिए एक जांच आयोग गठित करे जो ये रिपोर्ट दे कि ये जो विस्थापित हुए हैं, इन विस्थापितों के विस्थापित होने का कारण क्या है। वहीं इस याचिका में एक एसआईटी के गठन की भी बात कही गई है, क्योंकि इस याचिका में याचिकाकर्ता ने बाकायदा लिखा है कि इसमें राज्य प्रायोजित गुंडे और पुलिस आपस में मिल गए और उन्होंने बाकायदा ये योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, लोगों को टारगेट किया गया, भाजपा समर्थक बताकर, संघ के कार्यकर्ता बताकर उन पे हमले किए गए। और इसलिए इस मामले की पूरी जब ये जांच हो तो इसमें एसआईटी गठित की जाए, क्योंकि पुलिस से ये उम्मीद नहीं है कि ये निष्पक्ष कोई जांच कर पाएगी, क्योंकि पुलिस राज्य के गुंडों के साथ मिल गई है। यानी राज्य के गुंडे टीएमसी के लोग, और टीएमसी के लोगों ने 2 मई को जैसे ही रिजल्ट आया था उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारना शुरू किया, हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए। हद तब हो गई जब घरों को लूट लिया गया, यहां तक कि वो लोग व्यापार ना कर सकें, तालाब में जो मछली पालन करते थे उनके तालाब में जहर तक डाल दिया गया। पूरी योजना थी कि लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर कहीं अन्य चले जाएं, पश्चिम बंगाल में केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उनकी जगह पर बसा दिया जाए। ये जो योजना है ये बहुत गंभीर है और इसको लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। आपको बताएं, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बीआर गवई की बेंच में ये एप्लीकेशन डाली गई है, लेकिन ये स्वीकार करते हुए याचिका को जजों ने फैसला किया कि इस पर 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बहरहाल ये 7 दिन में सुनवाई के बीच क्या होता है ये गंभीर मैटर है। सुनवाई के बाद क्या होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि इस सारे मामले की जांच जहां एसआईटी करे वहीं इसके मामले में जो जांच होगी, ये जब तक ये सोचा जाए कि ये जो लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं इनके लिए कोई व्यवस्था हो। और ये याचिका में भी कहा गया कि ये जो हिंसा हो रही है टारगेटेड हिंसा है, बाकायदा बलात्कार और राजनीतिक हिंसा ये जो की गई है ये मोटिवेटेड है राजनीति से। टीएमसी के लोग, इनको उकसाया जा रहा है और इसमें रोहिंग्याज मिले हुए हैं। अब इस तरह की हिंसा को लेकर पहले भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरह की हिंसा और पुलिस, टीएमसी के लोग मिलकर के ये अंजाम दे रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को 10 साल पहले भी ममता बनर्जी ने जिस तरह का संरक्षण दिया, अब ये जो हिंसा हो रही है इसको लेकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा उम्मीद नहीं है कि वो लोग जो गए हैं अपने घर छोड़कर इतने भयभीत हैं कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस हालात में तो वापस आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि टीएमसी के वो जो गुंडे हैं वो गांव में वहीं मौजूद हैं, वही पुलिस है, वही राज्य सरकार है। और इसलिए लोग कहते हैं कि न्याय कैसे मिलेगा, लोग वापस आने को तैयार नहीं है। राज्यपाल जो हैं उस राज्य के, उनको भी धमकाया डराया जा रहा है। सीबीआई जांच करती है तो सीबीआई को डराया धमकाया जाता है। राज्य की मुख्यमंत्री ऑफिस का घेराव कर लेती है। केंद्रीय सुरक्षा बल जो सीबीआई दफ्तर की निगरानी और सुरक्षा में लगाए गए हैं उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है। टीएमसी के गुंडे उनके ऊपर पथराव कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब सीबीआई वहां सुरक्षित नहीं, राज्यपाल वहां सुरक्षित नहीं है,
तब ऐसे में आम जनता जो भयभीत है, इनको अपने घर वापसी कैसे लाया जाएगा, लोगों के अंदर यह विश्वास कैसे लाया जाएगा कि अब आप सुरक्षित हैं। इसके लिए जो लोग उम्मीद कर रहे थे वो थी राज्य की मुख्यमंत्री। उनको चाहिए था कि अब सत्ता में चुन के आ गए हैं, चुनाव निपट गए हैं, तो वो लोगों को ये संदेश दें कि कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़कर ना जाए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन ममता बनर्जी ने कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया। हाँ, एक दो बार दिखावे के लिए जरूर उन्होंने कहा कि लोग घर छोड़कर ना जाएं, लेकिन जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, थाने में जिनको एफआईआर दर्ज कराई है टीएमसी के गुंडों के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जब कार्रवाई नहीं हो रही, वो गुंडे गली मोहल्ले के, गांव के वहीं उनको नजर आ रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि राज्य सरकार एक तरफ तो कह रही है कि घर छोड़ के मत जाओ, हम आपकी रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ वो गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं, तो वो गुंडा फिर से वहीं है, फिर से वहीं होगा। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, किसी बच्ची के साथ गुंडों ने बलात्कार किया हो और वो गुंडे वहीं उसकी नजरों के सामने हो, वहीं गांव में, क्या बीतती होगी उस बच्ची के दिल पे कि वो देख रही है कि जिन्होंने रेप किया वो उसके इर्द गिर्द ही उससे नजरें घूरते हुए घूम रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, राज्य सरकार बल्कि उनको संरक्षण दे रही है। ऐसे में वो बच्ची प्रतिदिन मरती होगी, प्रतिदिन उसकी मौत है। और ऐसे में ये जो हिंसा हो रही है, जिनके घर जलाए गए हैं, उनके भय का आप आकलन कर सकते हैं। ये जो चुनाव हुए हैं जिसके ऊपर ममता बनर्जी इतरा रही है, रिजल्ट आ गया है, सरकार बना ली है, लेकिन सवाल है, लोग वहां से फोन करते हैं कि साहब बहुत सारे एरिया ऐसे थे, आदिवासी एरियो में ऐसा हुआ है कि जहां उनको वोट ही नहीं डालने दिए गए। ये कैसा चुनाव हुआ, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा आजाद देश है, जब जहां निष्पक्ष वोट ही नहीं गिरे वहां कोई भी बूथ कैप्चर करके डरा धमकाकर लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। ये चुनाव कैसा हुआ है? ये तो चुनाव हुआ ही नहीं। सवाल ममता बनर्जी उठा रही थी सवाल, लेकिन लोग वहां पश्चिम बंगाल की जनता उठा रही है कि ये एक तरफा चुनाव हुआ। बीजेपी के लोग बाहर से गए, कुछ लोग बाहरी कार्यकर्ता गए थे, वहां ड्यूटी लगी, और जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग हैं उनके वश में इतना नहीं है कि वो सरकार या सरकार के प्रशासन से टकरा सकें, क्योंकि उनको तो बार बार धमकी दी जा रही थी कि बेटा चुनाव होने दो, उसके बाद देखते हैं ये केंद्रीय सुरक्षा बल कब तक तुम्हारी रक्षा करेंगे, और ना कर पाएंगे। केंद्रीय सुरक्षा बल ये चुनाव की ड्यूटी में लगे थे और ये तो जाने ही थे, हर साल वहां हर बार जब भी चुनाव हुए लोगों ने देखा है। तो बाकी बाद में तो राज्य की पुलिस रहेगी। जब तक ये व्यवस्था चेंज नहीं होगी कि जहां राज्य में चुनाव है वहां पुलिस को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जाए। और हमारे देश में सुरक्षा बलों की कोई कमी थोड़ा ही है। 8 चरण में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के, सब लोग ये सवाल उठा रहे थे कि 8 चरण में चुनाव क्यों है, लेकिन 8 चरण में चुनाव इसी बात को देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला किया था वहां हिंसा क्योंकि पहले से चल रही है। लेकिन अगर बूथ के अंदर और गांव में, गली में, मोहल्ले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति नहीं थी तो वही हुआ जिसका डर था, लोग घरों से ही नहीं निकले। जब घरों से नहीं निकले और वो निकले जिनको टीएमसी को वोट डालना था, टीएमसी के लोगों ने बाकायदा बूथ के अंदर घुसकर लोगों को निगरानी रखी है कि वोट किसको दे रहा है, उसको देखा है। और अंदर जो पुलिस थी वो ममता बनर्जी की पुलिस थी। और इसलिए एक सवाल है कि इस तरह की बेईमानी से बनी हुई सरकार क्या किसी के साथ न्याय करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। और ये मजाक है, ये लोकतंत्र के न्याय प्रणाली के साथ एक मजाक है, ये चुनाव प्रक्रिया में एक मजाक है। कैसा चुनाव? इस तरह से आप चुनाव किसी भी राज्य में करवा दीजिए, आप कहें कि साहब चुनाव हो रहे हैं, तब उसके बाद चुनाव आयोग के हाथ में राज्य की कमान है, लेकिन एक पुलिस के अफसर को इधर से ट्रांसफर करके इधर कर दो, उधर से इधर कर दो, क्या फर्क पड़ता है तो वो राज्य सरकार के अधीन ही। वहां राज्य सरकार में जो राज्य में सत्ता है उसके अधीन कोई अफसर कैसे बोल सकता है? किन्हीं एक दो अफसरों ने बोलने की हिम्मत दिखाई, कुछ आईपीएस अधिकारियों ने ऑब्जेक्शन किए, लेकिन उनको तभी धमकी दे दी गई थी कि चुनाव हो जाएगा उसके बाद देखना। और आप देखना, जिन आईपीएस अधिकारियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ या टीएमसी के लोगों के खिलाफ कुछ करने की, कार्रवाई करने की कोशिश की, उनका आप देखना बाद में क्या होगा। लिस्ट बनाई जाएंगी, घर से दूर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे,
उनको प्रॉब्लम क्रिएट की जाएंगी, परेशान किया जाएगा और बहाना करके उनको सस्पेंड किया जाएगा। ये सब चलता है, ये फिल्मों में हमने देखा है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ राज्यों में ये चल रहा है और ये बहुत खतरनाक है। यूं कहने को हमारा देश आजाद है, यूं कहने को यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि लोगों को अपनी मर्जी से वोट न डालने दी जाए और जो वोट डाल के आए उनको मार दिया जाए, उनको डराया धमकाया जाए, घर छोड़ने पे मजबूर किया जाए, तो फिर कौन वोट देगा? इस तरह से क्या होगा? ये फिर तो कोई भी जो राज्य में मुख्यमंत्री है इस तरह से गुंडागर्दी करके डरा धमका लेगा। और इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना है तो बूथ के बाहर केवल केंद्रीय सुरक्षा बल लगाने से काम नहीं चलेगा, बूथ के अंदर गांव गली मोहल्ले में भी उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। और ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जब तक उनको उठा उठा के जेल में नहीं डाला जाएगा, कंप्लेंट हो रही है, कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस के पास लोग जा रहे थे चुनाव के टाइम में, साहब वो मुझे डरा रहा है, वो धमका रहा है, वो मार रहा है, उसने ये कर दिया, पुलिस कुछ एक्शन ही नहीं ले रही है। जब एक्शन ही नहीं हो रहा, वो गली के गुंडे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों को, तो फिर लोग समझ रहे हैं ना कि भाई जब पुलिस में कंप्लेंट करने से गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो आज अगर हमने उन गुंडों के विरुद्ध जाकर बीजेपी को वोट कर दिया तो ये तो बाद में मारेंगे। और ये अब हो रहा है। तो अगली बार के लिए ममता बनर्जी जमीन तैयार कर रही है कि जब कभी लोकसभा के चुनाव होंगे तब लोकसभा के चुनाव में ये टीएमसी के गुंडे और कुछ नहीं करेंगे, केवल इसी तरह गांव में घूमेंगे, शहरों में घूमेंगे, घर घर जाके लोगों को धमकाएंगे कि अगर मोदी को वोट दिया तो तुम्हारा रहना हराम कर देंगे। और उसके बाद मोदी को कौन वोट देगा? आप कहते रहिए हमने बहुत विकास किया, देश में हमने सड़कें बनाई, हमने ये किया वो किया, प्रचार करना मोदी जी, लेकिन कोई आपके सांसद के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, कम से कम पश्चिम बंगाल में तो नहीं देगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप क्या उदाहरण सेट कर रहे हो? क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा देते? किसका इंतजार है? कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट तो तैयार बैठा है, आपको बता रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लगाओ। कोर्ट में कोई एप्लीकेशन डालेगा टीएमसी का कार्यकर्ता, कोर्ट तो कहेगा राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों, इस पे जवाब दो। मैं न्याय व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन न्याय व्यवस्था टांग में अड़ंगा अटकाती है जिसको ये विस्थापित होते नहीं दिख रहे। 1 लाख लोग विस्थापित हो गए क्योंकि ये हिंदू हैं, ज्यादातर दलित हैं, इसमें शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वनवासी लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, और इसलिए सब कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। कोई विपक्षी दल नहीं बोलेगा, कोई न्यायपालिका का लोग नहीं बोलेंगे, कोई मीडिया इसमें खबर नहीं चलाएगा, क्योंकि ये शिविर हिंदुओं के हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, किसी को दर्द नहीं हुआ, केवल एक भाजपा है, भाजपा बोलती है। तो क्या बाकी किसी को हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन हिंदू मूर्ख है जो मौका पड़ने पर चूक जाता है, बार बार भूल जाता है कि उसको प्रताड़ित करने वाले, उसको घरों से निकालने वाले, उसके खिलाफ हिंसा करने वाले, उसके संस्कृति को नष्ट करने वाले कौन लोग हैं, उनको पहचाने और उनको राजनीति से दखल बेदखल करे, बाहर करे। लेकिन जब वोट आते हैं ये हिंदू भूल जाते हैं, और उसी भूल का कारण है कि ये हिंदू इसी तरह पिटता रहेगा, इसी तरह विस्थापित होता रहेगा, विलाप करता रहेगा। और जो भाजपा उन्हें बचाने के लिए सामने आती है, जो संघ आरएसएस उन्हें बचाने के लिए सामने आता है, वो कभी कभी अकेला खड़ा दिखाई देता है। वो जो पीछे हिंदू हैं चलने वाले, वो पीछे भी नहीं चलते, आगे चलने की तो बात क्या है। और इसीलिए ऐसे गुंडों के हौसले बढ़ते हैं। अब खड़ा होना पड़ेगा, खुद मुकाबले के लिए खुद डटना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति खुद अपनी रक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा, तब तक उनकी रक्षा ना तो कोई संघ कर पाएगा, ना बीजेपी कर पाएगी, ना कोई पुलिस कर पाएगी, कोई नेता उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। वंदे मातरम।